हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है एक्सीडेंट, जो कि साल 2009 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की का एक्सीडेंट होते हुए देख पाते हैं और यहाँ कैमरा फोकस होता है उसी लड़की की टूटी हुई वॉच पर, जिसके साथ ये सीन नहीं एंड होता है। इसके बाद कहानी थोड़े आगे बढ़ती है और सीन शिफ्ट होता है मिन पर। मिन अपनी कार से कहीं जा रहा था, लेकिन तभी मिन के सामने वाली लड़की सूजी की कार का टायर फट जाता है और इसी रीजन से इस जगह ट्रैफिक लग गया था। मिन सूजी के पास जाकर सूजी से गाड़ी हटाने को कहता है और अपनी कार में बैठ जाता है। मिन यहाँ लेट हो रहा था, इसलिए मिन दूसरे रास्ते में मुड़ जाता है। इसी रास्ते में मिन के सामने एक वाटर टैंक की गाड़ी आ जाती है और इसी कारण से मिन को साइड होकर जाना पड़ता है, जिस वजह से रोड में गिरा पानी एक लड़के के ऊपर छलकता है और तभी मिन की कार के ऊपर एक पोस्टर गिर जाता है और अब यहाँ मिन को बाहर निकलना पड़ता है। मिन बाहर आके उस पोस्टर को खींच के निकाल देता है और तभी मिन के सर पर उसी पोस्टर से जुड़ी ग्लास विंडो गिर जाती है, जिससे मिन के सर से बहुत खून निकलने लगता है। तभी हम ब्रेन नाम के हमारे हीरो को देखते हैं। ब्रेन इस जगह भीड़ में मिन को ही देख रहा था। दूसरी तरफ सूजी भी पुलिस के आने से इस जगह से निकल जाती है। यहाँ ब्रेन भी मिन के मरते ही निकलने लगता है। सीन वापस से आता है वाटर टैंक ड्राइवर पर। असल में ये एक ओल्ड मैन था और इसका नाम चाओ है। चाओ भी अपनी सिगरेट को यहीं फेंक कर चला जाता है, जिसके बाद ब्रेन उसी सिगरेट को उठाकर अपने पास रख लेता है। आगे ब्रेन सैम नाम के बंदे को कॉल करके पेमेंट को कलेक्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी हम लूमे नाम के आदमी को पार्किंग लॉट में देखते हैं। यहाँ लूमे को अपने फोन में 4094 नंबर का टेक्स्ट मैसेज आया था, तो अब लूमे 4094 में खड़ी गाड़ी में एक लिफाफा डालकर चला जाता है। लूमे के जाने के बाद सैम उस लिफाफे में पेमेंट को चेक करता है और ये सीन यहीं एंड होता है। नेक्स्ट सीन में हम चाओ और सूजी को टेबल टेनिस खेलता हुआ देखते हैं। इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि मिन की मौत को मीडिया वाले एक्सीडेंट बता रहे हैं। यहाँ सूजी कहती है, आज आपने क्राइम सीन में अपना सिगरेट छोड़ दिया था और उसमें आपका सलाइवा लगा हुआ था। आपको पता है ना हम क्या काम करते हैं। इतने सालों से हमने कोई भी सबूत नहीं छोड़े, लेकिन आज पहली बार आपने वहाँ अपना सिगरेट छोड़ा था, जो कि हम सबको मुसीबत में डाल सकता है। इसे सुन चाओ वापस से क्राइम सीन में जाने लगता है, लेकिन सूजी कहती है, वहाँ वापस जाने से तुम और भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो और चिंता मत करो, वो सिगरेट ऑलरेडी वहाँ से हटा दिया गया है। तभी इस जगह सैम आकर पैसों का लिफाफा टेबल में रखता है और चाओ की जगह सूजी के साथ टेबल टेनिस खेलने लगता है। तभी यहाँ ब्रेन भी आ जाता है। असल में ये चारों एक टीम है और पैसों के बदले लोगों को मारते हैं, लेकिन ये चारों ही क्राइम सीन को इस तरह से शो करते हैं जैसे कि वो मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट है और आज मिन के वे मर्डर को भी इन्हीं चारों ने मिलकर अंजाम दिया था। ब्रेन इस जगह चाओ को उसका फेंका हुआ सिगरेट देता है और कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसे सुन चाओ डिसाइड करता है कि मैं आज ही इस सिगरेट को छोड़ दूंगा। ब्रेन इन लोगों को बताता है, हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे जैसा काम करने वाली दुनिया में बहुत से लोग हैं और एक सुई जितनी छोटी गलती भी हम सबको मरवा सकती है। आगे हम ब्रेन को उसके घर में जाता देखते हैं। ब्रेन हमेशा चौकन्ना रहा करता है, साथ ही में ब्रेन ही टीम का लीडर है। ब्रेन अपने घर को अनलॉक करने से पहले हमेशा गेट में लगे लीव को चेक करता था, जिससे उसे पता चल सके कि कोई घर में उसकी गैर हाजिरी में घुसा तो नहीं था। ब्रेन इस लीव को निकालकर अपने फ्लैट के अंदर आता है और आज के मिले पैसे एक लॉकर में डालकर बिस्तर पर सो जाता है। इस जगह हम चेरी को देखते हैं। असल में चेरी ब्रेन की वाइफ थी और चेरी मूवी की स्टार्टिंग में हुए कार एक्सीडेंट में मर चुकी है और यहाँ मौजूद चेरी बस ब्रेन की इमेजिनेशन है। नेक्स्ट सीन में ब्रेन चेरी के ग्रेवयार्ड में होता है। यहाँ ब्रेन चेरी के एक्सीडेंट में टूटी वॉच को देखकर बहुत इमोशनल होता है। आगे हम फांग नाम के एक आदमी को देखते हैं। असल में फांग ब्रेन का नया कस्टमर है। फांग को सैम का कॉल आता है। सैम फांग को रास्ते में फांग की सारी चीजें जैसे कि फोन, पर्स वगैरह वगैरह एक पन्नी में डालने को कहता है और एक बिल्डिंग के अंदर जाने का बोलता है। बिल्डिंग के अंदर आते ही सैम फांग को लिफ्ट के बाहर अपने सारे सामानों को छोड़कर 6th फ्लोर में पहुंचने कहता है, तो फांग यही करता है। आगे कुछ देर बाद सैम को ब्रेन का मैसेज आता है जिसमें कि 11X बस का नंबर लिखा हुआ था। इस बस में सैम चढ़ जाता है और यहाँ सैम
सैम को ब्रेन मिलता है। ब्रेन बस के अंदर फैंग के दिए सामानों को देखता है। इससे ब्रेन को टारगेट की फोटो मिलती है। असल में फांग अपने ही फादर हैरी को मरवाना चाहता था, तो अब ब्रेन हैरी और फांग के ऊपर नजर रखने लगता है ताकि हैरी के टाइम टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। हैरी एक बहुत ही ओल्ड मैन थे जो कि चल भी नहीं सकते थे, इसलिए फांग ही अपने फादर हैरी को व्हील चेयर से लेकर जाता था। फांग के फादर की एक शॉप भी थी जिसका नाम पान शॉप था और रोज फांग अपने फादर के साथ शॉप में आया करता था। ऐसे ही एक दिन ब्रेन फांग को एक लॉयर तकेशी से भी मिलते हुए नोटिस करता है। आगे ब्रेन की पूरी टीम भी फांग के शॉप के आसपास नजर रखना शुरू कर देती है। साथ ही में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हैरी के मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने के लिए हैरी को इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करके मारा जाएगा। सूजी कहती है ऐसा करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में सूजी इन सब के लिए खाना लेकर आती है। आगे ब्रेन की पूरी टीम हैरी के मर्डर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हैरी के शॉप की आसपास की बिल्डिंग का मिनिएचर मॉडल में रिहर्सल करते हैं। इन लोगों का प्लान बारिश के दिन हैरी के मर्डर को एग्जीक्यूट करने का था, क्योंकि पानी से बिजली इजीली कंडक्ट हो जाती है। सैम पूछता है आखिर हम बिजली के तार को हैरी के संपर्क में कैसे लाएंगे, क्योंकि बिजली की तार तो ऊपर होती है। ब्रेन कहता है हम पतंग का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम सैम, सूजी और चाओ को बारिश में पतंग उड़ाता देख पाते हैं और यहाँ सैम और चाओ की पतंग गिर जाती है, लेकिन सूजी की पतंग नहीं गिरती और आखिर इन लोगों को मर्डर एग्जीक्यूट करने का दिन मिल ही जाता है और अब सारे मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहीं फांग भी अपने फादर के साथ रोड क्रॉस करता है, लेकिन आज बारिश ना होने के कारण ब्रेन प्लान को अवॉइड करने का कहकर जाने लगता है। पर तभी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आज प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था क्योंकि फांग ऑलरेडी अपने फादर के साथ रास्ता क्रॉस कर चुका था। ऐसे ही करते करते बहुत सी रातें इन लोगों की बारिश के इंतजार में ही बीत जाती हैं और जिस दिन भी बारिश होती थी उस दिन फांग पहले ही हैरी के साथ रोड क्रॉस कर लेता था, लेकिन फिर एक रात दोबारा इनके प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ जाता है और सारे वापस से अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। पर यहाँ सैम नोटिस करता है कि चाओ सिगरेट पी रहा था। सैम चाओ से पूछता है कि आपने तो सिगरेट पीना छोड़ दिया था, जिस पर चाओ कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। इन दोनों की बातों को सूजी और ब्रेन भी सुन रहे थे। असल में इन लोगों के कानों में एक माइक्रोफोन फिट था जिससे ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे और बातें भी सुन सकते थे। ब्रेन चाओ से पूछता है कि क्या आप ठीक हो, तो चाओ कहता है चिंता मत करो और मिशन को एग्जीक्यूट करो। यहाँ ब्रेन बारिश को देख प्लान को एग्जीक्यूट करने को कहता है। साथ ही में ब्रेन सूजी को निकलने को कहता है। तो अब सूजी पान शॉप की बिल्डिंग के ऊपर काइट को ऊंचा उड़ाने लगती है। दूसरी तरफ ब्रेन फांग और हैरी पर नजर रखे हुए था। तभी फांग के रोड को क्रॉस करने से पहले ही बहुत जोर की बिजली कड़कने लगती है। बिजली के कड़कते ही ब्रेन सूजी को काइट को काटने कहता है और सूजी ऐसा ही करती है और यहाँ काइट बिजली की तार से फंस जाती है। इधर ब्रेन चाओ को भी बलून को सीसीटीवी कैमरा के सामने रखने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी सैम नोटिस करता है कि चाओ अपनी पोजीशन में नहीं था। यही बात सैम ब्रेन को बताता है। ब्रेन सिचुएशन को देखकर कहता है बारिश के कारण सीसीटीवी में तुम नहीं आओगे, प्लान में कोई चेंजेस नहीं है और प्लान आज ही पूरा होगा। तो अब सैम फांग और हैरी के रोड क्रॉस करने से पहले ही फांग और हैरी के बीच में से निकल जाता है, जिस कारण फांग से हैरी की व्हीलचेयर छूट जाती है और यहाँ हैरी काइट की तार को पकड़ लेता है और बिजली के झटके से हैरी यहीं मारा जाता है। वहीं सूजी की काइट भी जलकर राख हो जाती है। हैरी के मरते ही ब्रेन सबको वापस से जाने को कहता है और खुद भी जाने लगता है। हम दोबारा से चाओ को देखते हैं जो कि क्रॉसिंग ब्रिज में था। तभी नीचे ब्रेन को एक बस टक्कर ही मारने वाली होती है, पर तभी ब्रेन जल्दी से हट जाता है और उस बस के कारण 2 लोग उसी बस से मारे जाते हैं, जिसमें से एक सैम भी था। यहाँ ब्रेन सैम के सारे सामानों को निकाल कर जाने लगता है कि तभी सैम पूछता है क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था या मर्डर। ऐसा बोलते ही सैम की मौत हो जाती है और ब्रेन भी यहाँ से निकल जाता है। आगे ब्रेन अपने अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन ब्रेन नोटिस करता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था और ब्रेन का लगाया हुआ लीफ भी नीचे गिरा हुआ था। इसे देख ब्रेन यहाँ से निकलने लगता है। तभी इंस्पेक्टर चैन ब्रेन को रोक लेते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है और इसी की रिपोर्ट तुम्हारे मकान मालिक ने हमें दी। आगे चैन ब्रेन का आईडी चेक करता है। यहाँ चैन बताता है कि आज लगभग 4 से 5 घरों में चोरी हुई है। इसे सुन ब्रेन अपने लॉकर से चेरी की वॉच लेकर यहाँ से निकल जाता है। ब्रेन समझ गया था कि आज के हुए इंसिडेंट और उसके घर में चोरी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता
सकता। रास्ते में ब्रेन अपने फोन की सिम भी निकाल देता है। दूसरी तरफ हम चाओ को देखते हैं जो कि अभी भी अपने पोजीशन में था और ब्रेन के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम ब्रेन को एक होटल में देखते हैं। यहाँ ब्रेन कल के हुए बस एक्सीडेंट की ही न्यूज देख रहा था। आगे ब्रेन वापस से फांग की ही लोकेशन में जाता है और देखता है कि चाओ पहले की तरह ही बेचने का सामान निकाल कर फांग की शॉप पर नजर रख रहा था। आगे ब्रेन फांग का पीछा करता है और देखता है कि फांग वापस से लॉयर ताकेशी से मिलने आया है। यहाँ फांग ताकेशी को एक एनवलप नहीं देना चाह रहा था। ताकेशी फांग से मिलने के बाद किसी को कॉल करके कुछ बातें करता है और फिर कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में ब्रेन एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा होता है और यहाँ सूजी ब्रेन को पहचान कर ब्रेन के पास आती है। असल में ब्रेन सूजी को सैम की मौत के बाद से ही इग्नोर कर रहा था, इसलिए ब्रेन यहाँ से निकल जाता है। आगे ब्रेन चाओ के पास जाकर चाओ को मिशन अबॉर्ट करने को कहता है तो चाओ सारे सामानों को बांधने लगता है। आगे हम इन दोनों को चाओ के घर में देखते हैं। ब्रेन चाओ से कहता है आप ये दवा कब से ले रहे हो? तब चाओ बताता है कि मैं इस दवाई को 1 साल से ले रहा हूँ और यहाँ हमें पता चलता है कि चाओ को असल में अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी है और अपने अल्जाइमर की बात भी चाओ भूल चुका है। यहाँ चाओ कहता है मुझे याद है कुछ टाइम पहले ही तुम्हारी वाइफ चेरी का एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो सच में एक्सीडेंट था या मर्डर था? ऐसा कहकर वापस से चाओ अपनी दवाई लेने लगता है, लेकिन ब्रेन चाओ को रोकते हुए कहता है आपने दवाई 2 मिनट पहले ही ली थी। इस जगह चाओ की हालत देख ब्रेन चाओ से कहता है आपको हर रोज बिल्डिंग की खिड़की के पास खड़े होके मेरे सिग्नल का वेट करना होगा। तो अब इस बात को चाओ मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्रेन को लॉयर ताकेशी पर नजर रखता देख पाते हैं। ब्रेन पूरी रात ताकेशी का पीछा करता है और ताकेशी के घर का पता लगा लेता है। ब्रेन ताकेशी के अपार्टमेंट के नीचे नोटिस करता है कि ताकेशी का नीचे वाला अपार्टमेंट खाली था, तो अब ब्रेन ताकेशी के नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ ओनर बताता है कि मैं कुछ ही दिनों में तुमको रूम एग्रीमेंट भिजवा दूंगा। ऐसा कहकर ओनर चला जाता है। आगे ब्रेन इस अपार्टमेंट को अच्छे से चेक करता है और फिर एक ऑर्डर प्लेस करता है, लेकिन यहाँ ब्रेन ताकेशी के रूम का एड्रेस देता है। जिसके बाद जब डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेने आता है तब डिलीवरी बॉय के बेल रिंग करने पर बाहर कोई नहीं आता। इस सब को ब्रेन चुपके से देख रहा था। यहाँ ब्रेन उस डिलीवरी बॉय के जाने के बाद ताकेशी के रूम में घुस जाता है और ताकेशी के घर को अच्छे से ऑब्जर्व करके पूरे घर में बग फिट करता है। नेक्स्ट सीन में ब्रेन ताकेशी के घर का पूरा नक्शा अपने सीलिंग में बना लेता है और अपने डिवाइस को ऑन करके कानों में हेडसेट लगाकर ताकेशी की सारी बातें सुनना शुरू कर देता है। ब्रेन ताकेशी के हर एक कॉल पर हुई बात लिखता था। इसी बीच ब्रेन को चाओ का कॉल आता है। चाओ कॉल पर उस रात हुई इंसिडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन ब्रेन चाओ से कुछ भी याद करने को मना कर देता है। अब अगले दिन ब्रेन ताकेशी के ऑफिस में भी ताकेशी पर नजर रखता है। यहाँ ब्रेन देखता है कि फांग वापस से ताकेशी से मिलने आया था, लेकिन फांग अभी भी ताकेशी को वो एनवलप देने से राजी नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम फांग को किसी से कॉल पर बातें करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर फांग पैसों का लिफाफा सैम की गाड़ी में रख देता है। इधर हम देखते हैं कि ब्रेन भी फांग का पीछा कर रहा था। तभी फांग के जाते ही इस जगह सूजी आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। ब्रेन सूजी को कॉल करके बोलता है तुम्हें क्लाइंट के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि क्लाइंट को तो सिर्फ मैं और सैम ही जानते थे। सूजी बताती है मुझे सैम ने क्लाइंट के बारे में बताया था। ब्रेन कहता है तुम झूठ बोल रही हो और तुमने सैम का पीछा किया था। तुमने मुझे और पूरी टीम को धोखा दिया है और तुम एक गद्दार हो। साथ ही में सैम के मर्डर में तुम भी शामिल हो। मुझे पता है सैम का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। इसे सुन सूजी कहती है ये सब तुम्हारे ब्रेन में चल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहकर सूजी फोन फेंक देती है और तभी यहाँ ब्रेन गुस्से में वाटर स्प्रिंकलर के मोटर का बटन दबा देता है, जिस कारण पानी के प्रेशर से सूजी की यहीं मौत हो जाती है। आगे ब्रेन यहाँ से बाहर निकलता है और तभी ब्रेन देखता है कि फांग ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले ली थी। इधर ब्रेन ताकेशी की तरफ मुड़ता है जो कि अपने ऑफिस में किसी से कॉल पर बात कर रहा था। आगे ब्रेन ताकेशी को दोबारा से घर में किसी से पैसों के बारे में बात करते हुए सुन पाता है। यहाँ पर ताकेशी को कॉल वाला बंदा कह रहा था कि काम पूरा होने के बाद ही तुम्हें बाकी के पैसे मिलेंगे। आगे रात को दोबारा से ताकेशी को एक कॉल आता है जिसमें कि ताकेशी किसी मिस्टर वोंग के
केस को लेकर बात करता है। अब आधी रात को दोबारा से ताकेशी को एक और कॉल आता है। इसमें ताकेशी बोलता है हमें दूसरे केस में ध्यान देना चाहिए जिसमें कि एक बूढ़ा आदमी सेकंड फ्लोर से कूदा था। ताकेशी के हर एक कॉल को ब्रेन सुनकर लिख रहा था। साथ ही में अब ब्रेन का पूरा शक ताकेशी पर ही आ चुका था। नेक्स्ट डे ताकेशी किसी से मिलने के लिए मेट्रो जाता है और यहाँ ताकेशी असल में अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका से मिलता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेन ताकेशी को कॉल पर अपनी मॉम से बात करता हुआ सुनता है। ताकेशी अपनी मॉम को बताता है कि फांग मेरा ही क्लाइंट था जिसके फादर हैरी की मौत हाल ही में हुई थी। फांग मेरे पास अपने फादर के इंश्योरेंस के पैसों के लिए क्लेम करने आया था, लेकिन हर बार फांग अपने फादर की डेथ सर्टिफिकेट को देने से मुकर जाता था और रोने लगता था। लेकिन 2 दिन पहले ही फांग ने मेरे ही ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब ब्रेन सो रहा होता है तभी ब्रेन को चाव का कॉल आता है। इसमें चाव ब्रेन से मदद मांगता है तो अब ब्रेन जल्दी से चाव के घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन खतरे को भांपते हुए ब्रेन पहले चाव के सामने वाली बिल्डिंग से चाव के घर में जाता है और यहाँ ब्रेन देखता है कि चाव सेकंड फ्लोर से कूद गया था। तभी ब्रेन को याद आता है कि ताकेशी किसी ओल्ड मैन की बिल्डिंग से कूदने की बात कर रहा था और अब घर आकर ब्रेन ताकेशी की हर कॉल की बात जो कि ब्रेन ने लिखी थी उसमें सबूतों को ढूंढने लगता है। यहाँ ब्रेन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। ब्रेन समझ जाता है कि सैम के मर्डर और चाव को बिल्डिंग से फेंकने में ताकेशी का ही हाथ है, यानी कि ताकेशी भी एक हिटमैन है और ताकेशी का अगला शिकार खुद ब्रेन है। तभी नेक्स्ट डे ब्रेन के डोर को ताकेशी नॉक करता है, लेकिन ब्रेन गेट नहीं खोलता। ताकेशी के जाने के बाद ब्रेन को ताकेशी के रूम से कुछ मशीनों की आवाज आने लगती है और तभी ब्रेन का मकान मालिक गेट को खोल देता है, लेकिन यहाँ पर डोर चेन के कारण गेट पूरा नहीं खुलता और तभी ओनर देखता है कि ब्रेन ने दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, इसलिए ओनर ब्रेन को डांटने लगता है, लेकिन ब्रेन अपने गेट का दरवाजा बंद कर देता है। तो अब घर का ओनर रूम एग्रीमेंट देकर चला जाता है। आगे ब्रेन अपने घर के विंडोज को थोड़ा सा खोल कर देखता है और यहाँ घर का ओनर और ताकेशी कुछ बातें कर रहे थे। तभी ब्रेन देखता है कि उसके घर के विंडो पर 3-4 लोग चढ़ रहे हैं और अब यहाँ ब्रेन को ताकेशी की आवाज भी सुनाई देती है जिसमें कि ताकेशी बोल रहा था कि अभी एक और बचा हुआ है और हमें जल्द ही काम खत्म करना है। ये सब सुन ब्रेन थोड़ी देर कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद ब्रेन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी सीढ़ियों में ब्रेन ताकेशी से टकरा जाता है और ताकेशी के हाथों से कुछ डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स को उठाकर ताकेशी यहाँ से निकल जाता है। आगे हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। इस जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कैमरा आता है एक कार पर जिस पर बहुत धूल थी। दूसरी तरफ ताकेशी भी अपने घर से निकल रहा था। हम यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट में ब्रेन को देखते हैं जिसने की कंस्ट्रक्शन वर्कर की ड्रेस पहनी हुई थी और इधर ब्रेन ताकेशी का ही इंतजार कर रहा था। तभी ब्रेन को चाव का कॉल आता है जो कि हॉस्पिटल में था। चाव बताता है कि मैंने ज्यादा मेडिसिन ले ली थी और मैं विंडो के पास खड़ा था, तभी मैं ब्लैंक आउट हो गया और बिल्डिंग की खिड़की से कूद गया। इसे सुन ब्रेन कॉल काट देता है और कंस्ट्रक्शन की मशीन से हवा निकलने वाली पाइप को धूल की तरफ मोड़ देता है, जिससे कि ताकेशी को अपनी आंखें बंद करके रोड क्रॉस करना पड़ रहा था। तभी चाव दोबारा से ब्रेन को कॉल करके बताता है कि मुझे ये भी याद आ गया कि मैंने ही सैम को मारा था। वहीं इस जगह ब्रेन देखता है कि ताकेशी को लेने मोनिका आई थी। ब्रेन रास्ते से हटकर चाव से कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? तो चाव बताता है असल में उस दिन ब्रिज से मेरे हाथों एक बॉल गिर गई थी जो कि बस ड्राइवर को जाकर लगी, जिससे कि बस ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और तुम वहीं रास्ते में ही थे, लेकिन तुम एक्सीडेंट में बच गए, पर इस एक्सीडेंट में सैम मारा गया। चाव की इस बात को ब्रेन नहीं मानता और हम देखते हैं कि जिस गाड़ी में हमने धूल देखी थी उसी गाड़ी का वाइपर ब्रेन ऑन कर देता है, जिससे कि शीशे की धूप की रोशनी सीसीटीवी कैमरे की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। पर तभी यहाँ सूर्य ग्रहण लग जाता है और सारी रोशनी चली जाती है। यहाँ पर मोनिका रास्ते के बीच में आकर ब्रेन के मकान मालिक जो कि रोड की दूसरी ओर खड़े थे उनसे कहती है दादाजी देखिए सूर्य ग्रहण लगा है। इस बात को सुन ब्रेन को सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और ब्रेन समझ जाता है कि सैम का वाकई एक्सीडेंट हुआ था। वहीं सूजी ने कभी भी ब्रेन को धोखा नहीं दिया था, बल्कि सूजी ब्रेन से प्यार करती थी और ताकेशी भी कोई किलर नहीं बल्कि वो अपनी केसेस से रिलेटेड कॉल पर बात करता था। और रही बात ब्रेन के मालिक की, तो ब्रेन का मकान मालिक ताकेशी का होने वाला ससुर है, इसलिए ताकेशी के कहने पर मकान मालिक घर की रेनोवेशन करवा रहा था। इसी रीजन से
ताकेशी के हाथ में रखी फाइल्स जो कि ब्रेन से टकराने से गिर गई थी वो रेनोवेशन का प्लान था, और ब्रेन ने जिन लोगों की शैडो अपनी विंडो में देखी थी वो लोग असल में वर्कर्स थे। यहाँ पर अब सूर्य ग्रहण खत्म होते ही ब्रेन को सब समझ आ जाता है और अब ब्रेन देखता है कि ताकेशी की जगह मोनिका खड़ी है, इसलिए ब्रेन जल्दी से सन के रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए भागता है, जिसे कि ताकेशी भी देख लेता है। पर यहाँ ब्रेन ने बहुत देरी कर दी थी क्योंकि सन की लाइट गाड़ी से रिफ्लेक्ट होकर सीसीटीवी पर पड़ गई थी और इसी रिफ्लेक्शन से सामने आ रही गाड़ी के ड्राइवर का एक्सीडेंट मोनिका से हो जाता है और इसी इंसिडेंट में मोनिका मारी जाती है। यहाँ ताकेशी पूरी कोशिश करता है कि वो मोनिका के ऊपर से गाड़ी हटा सके, पर अब तक बहुत देरी हो चुकी थी और ये सीन यहीं एंड होता है। फिर 2 दिन बाद ब्रेन अपनी वाइफ चेरी के ग्रेवयार्ड को विजिट करके अपने घर में सफेद पेंट करता है और अब ब्रेन इस जगह को छोड़ने का डिसाइड करता है। लेकिन जब ब्रेन अपने घर से निकल रहा होता है तभी ताकेशी ब्रेन के पेट में चाकू भोंक देता है और कहता है तुम्ही ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। ऐसा कहकर ताकेशी रोने लगता है। वहीं ब्रेन इस जगह मारा जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी में सारी चीजें बस एक गलतफहमी के कारण शुरू हुई थी, जिस कारण एंड में ब्रेन की पूरी टीम को मरना पड़ा। असल में ब्रेन जिस तरह का काम करता था उस तरह के काम में वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। ब्रेन के एक बहुत समझदार प्रोटैगनिस्ट होने के बाद भी वो अपनी ही गलतियों के कारण एंड में मारा गया। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।